हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। जैसा कि पिछले लेक्चर वीडियो में आप लोगों ने देखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन बता दिए गए थे, क्या होता है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है और उसके टाइप्स के बारे में बता दिया गया था कि जैसे अगर यूजर के बेस पे हम देखते हैं तब कितने टाइप्स के होते हैं और उसके काम करने के बेस पे देखते हैं तब कितने टाइप्स के होते हैं और उसके विकास क्रम के आधार पर देख रहे हैं, उसके एवेल्यूएशन के आधार पर देख रहे हैं तब कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उपयोगकर्ता के आधार पर। अगर हम देख रहे हैं यूजर के आधार पर देख रहे हैं तब ओएस कितने टाइप्स के होते हैं। यूजर के आधार पर अगर हम यूजर के आधार पर देख रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यूजर के आधार पर हम देख रहे हैं उपयोगकर्ता के आधार पर तो दो प्रकार के होते हैं। जिसमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो जैसा कि इसके नाम से पता चला, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिंगल यूजर ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता काम कर सकता है, उसको हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः पर्सनल कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है, जिसको घरों एवं छोटे कार्यालयों में उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह एक समय में एक यूजर के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। उस पर एक टाइम में एक ही यूजर काम कर सकता है, जिसको हम घरों और छोटे ऑफिस में, कार्यालय, स्कूल में यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमारा डॉस हो गया, विंडो हो गया, ये सब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए हैं। ठीक, और दूसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें सिर्फ एक टाइम में एक यूजर यूज कर सकता है हमारे सिस्टम को, वैसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक ही समय पर एक से ज़्यादा उपयोगकर्ता उसका यूज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अलग अलग जगहों से काम कर सकते हैं। ये होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, मल्टी यूजर वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय में कार्य कर सकते हैं और एक ही समय में अलग अलग विभिन्न कार्यों को किया जा सकता है। एक ही टाइम पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो भी डिफरेंट हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे कर रहे हैं और एक ही काम कर रहे हैं। एक टाइम पे कर सकते हैं और दोनों का वर्क भी डिफरेंट हो सकता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं यूनिक्स हो गया, लाइनिक्स हो गया, ये सब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसमें ये भी होता है कि जो कंप्यूटर के विभिन्न संसाधन होते हैं उनको हम एक साथ उपयोग कर सकते हैं, एक साथ प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका डेफिनेशन देख लीजिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके बाद मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का बता दे रहे हैं। पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता काम कर सकता है। एक उपयोगकर्ता जो यूजर होता है वो ठीक, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता
काम कर सकता है। और ज़्यादातर जो ये यूज होता है वो पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है। इसको पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, जैसे इसके एग्जाम्पल्स हो गए डॉस और विंडो, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए। तो जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और दूसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक यूजर एक ही साथ काम कर रहे हो, वह ओएस जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय में भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हों, एक ही समय में अलग अलग कार्य करते हों। ठीक, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक ही समय में कई उपयोगकर्ता अलग अलग काम करते हैं वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं यूनिक्स और लाइनक्स। ठीक, और इसमें जो रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं, वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम सब शेयर कर सकते हैं। सेंट्रल जो सिस्टम होता है इसका, उसको सब दोनों जितने भी सिस्टम रहेंगे मल्टी यूजर में सारे शेयर कर सकते हैं वो चीज़ें। ये हो गया सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। अब अगर हम काम करने के आधार पर देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो देख लेते हैं। काम करने के आधार पर, अगर काम करने के आधार पर हम देखते हैं तो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसको CUI भी बोलते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम GUI बोलते हैं। GUI और CUI। ठीक, अब पहला जो होता है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसमें क्या होता है कि जो भी वर्क हमें करना होता है उन सब का कमांड लिखना होता है। एक कमांड के थ्रू ही वर्क करता है। इसमें हम जो भी काम करना है वो कमांड लाइन के थ्रू ही करते हैं। तो कमांड इंटरफेस के द्वारा यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संबंध जोड़ने के लिए कमांड टाइप करना पड़ता है। जो पहला है हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसमें अगर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संबंध जोड़ना चाहता है, मतलब कुछ वर्क करना चाहता है, तो उसके लिए उसको कमांड लिखना पड़ता है। यह कमांड इंटरप्रेट और एग्जीक्यूशन के पश्चात यूजर को ज़रूरी परिणाम उपलब्ध कराता है। जब हम कमांड लिखेंगे फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा कमांड, उसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा। और MS DOS आमतौर पर प्रयोग होने वाला OS है। जो CUI बेस्ड है वो MS DOS है। इसमें क्या होता है, अगर हमें फाइल को डिलीट करनी है या फिर मूव करानी है या कोई फाइल ओपन करनी है या कुछ इंसर्ट करनी है, तो हर एक काम के लिए हमें कमांड लिखना पड़ेगा। वो कमांड हम लिख के फिर एग्जीक्यूट कराएंगे। जब वो रन करेगा तो जो भी हम कमांड लिखे रहेंगे उसके बेस पर हमें रिजल्ट मिलेगा। और इसका एग्जांपल है MS DOS। इसमें क्या होता था कि जितने भी हमें वर्क करने होते हैं सारे कमांड लिख के रखना पड़ता था या फिर याद करना पड़ता था। जितने कमांड हमें याद रहते थे उतने कमांड पे हम वर्क कर पाते थे। और दूसरा है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
इसमें क्या होता है, पहले जो उपयोग हो रहे थे कमांड उसमें एरर आ जाते थे क्योंकि हर एक कमांड को याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता था। तो उसी कमियों को दूर करने के लिए GUI या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि इसमें जो भी वर्क करना है हमें उसके लिए कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो भी वर्क करना रहता है वो हमारे स्क्रीन पर दिखता है आइकन के रूप में। विंडो स्क्रीन पर हर एक आइकन दिखता है और उस आइकन का अलग अलग पर्पज होता है। अब जिस आइकन पे हम क्लिक करते हैं वो आइकन ओपन हो जाता है, जो वर्क करना होता है वो माउस के क्लिक के थ्रू हम कर सकते हैं। माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट और राइट, तो लेफ़्ट और राइट बटन का यूज करके हम वो वर्क कर सकते हैं। इसमें कमांड लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये बहुत इजी भी होता है। इसमें ग्राफिक्स पे सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिखती हैं और उसके क्लिक पर हम वर्क कर सकते हैं। अब अगला बात करते हैं, ये तो हो गया काम करने के आधार पर। अब अगला हो गया इवैल्यूएशन के आधार पर, विकास क्रम के आधार पर। विकास क्रम के आधार पर, अगर हम विकास क्रम के आधार पर देखते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 6 टाइप्स के होते हैं। एक बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग होता है, फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम, और उसके बाद मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अभी हम पहले देखते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम पहला है। अब इसमें देखते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है। जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है वो हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था उस टाइम जब हम ग्राफिक्स के थ्रू वर्क शुरू किए थे। इसमें क्या होता है कि जो भी एक तरह के कार्य होते हैं, एक समान तरह के कार्यों को इकट्ठे किया जाता है, एक संगठित करके एक समूह में एग्जीक्यूट किया जाता है और उस समूह को बैच कहते हैं। एक बैच में संगठित करके रखा जाता है और उस बैच को एक साथ रन कराया जाता है। जैसे हमारे पास अगर 10 वर्क हैं, 10 में से 5 एक तरह के हैं, 3 एक तरह के हैं और 2 एक तरह के हैं, तो इनका अलग अलग एक बैच बनता है। बैच पहला जो बनेगा उसमें ये 5 वर्क रखे जाएंगे, 5 टास्क। जो दूसरा बैच बनेगा उसमें ये तीनों टास्क रखे जाएंगे और जो तीसरा बैच बनेगा उसमें ये दोनों टास्क रखे जाएंगे। तो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें एक बैच को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है, एक बार रन कराया जाता है। तो एक बैच में जितने भी हम टास्क दिए रहते हैं वो सारे एग्जीक्यूट करेंगे। जब ये बैच कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा बैच रन करता है। तो दूसरे बैच में जितने भी टास्क दिए रहते हैं उसको एग्जीक्यूट कराएगा, उसका रिजल्ट दिखाएगा। फिर जब दूसरा रन कर जाएगा तीसरा बैच। इसमें क्या होता है, एक एक बैच सीक्वेंस में रन कराता है और जब सारे बैच रन कर जाएंगे तो वर्क कंप्लीट हो जाता है। इसमें रिजल्ट आने में टाइम लगता है, कभी 1 घंटे लग सकता है, 2 घंटे या 2 दिन भी लग सकता है, कुछ डिफाइंड नहीं रहता है। तो इसमें सिंपल से यही इसका मतलब होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें जितने भी हमारे पास जॉब रहते हैं या टास्क रहते हैं सबको एक समान जॉब को एक बैच में इकट्ठा करता है और उसके बाद उसे रन कराता है। यूजर के द्वारा एक बार में एक तरह के डेटा को संगठित करने के पश्चात, जब यूजर देता है डेटा उनको एक साथ संगठित करने के पश्चात कार्ड रीडर के प्रोसेस होने हेतु प्रोसेसर को दिया जाता है। तो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, कार्ड रीडर में जो भी डेटा रहता है उसके प्रोसेस करने के बाद और कुछ समय बाद इसका आउटपुट हमें दिखाई देता है और किसी भी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। और ये टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 घंटे 2 घंटे कुछ भी टाइम लग सकता है। और इसका एडवांटेज होता है कि परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, क्योंकि जो एक तरीके के जॉब रहते हैं उनको एक साथ रन करा देता है। और जैसे ही पिछला जॉब खत्म हो, दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जैसे पिछला जॉब खत्म होगा दूसरा जॉब तुरंत शुरू कर देता है, मतलब दूसरा जॉब स्टार्ट करने में कोई डिले नहीं होता है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं कि टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा बढ़ा देगा, जो हमारा टाइम लगने वाला है
भी ज़्यादा बढ़ा देगा। फिर प्रोग्राम को डीबग करने में कठिनाई होती है। जैसे कई सारे प्रोग्राम को हम एक बैच में दे दिए हैं, जैसे यहाँ 5 प्रोग्राम है, 5 टास्क हैं, तो उसको एक बैच में दे दिए हैं, तो यहाँ पर अगर एरर आ रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा इस 5 में किस में एरर है। तो उसको डीबग करने में, एरर को दूर करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी तो जॉब मॉनिटर भी करप्ट हो सकता है, क्योंकि अब कई सारे जॉब को एक साथ हम दे रहे हैं, तो वहाँ करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी एक बार इसका नोट्स हम आप लोग को दिखा देंगे, उसके बाद अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो अगर पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा इस चैप्टर का। अगला होता है मल्टी प्रोग्रामिंग, दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे कि नाम से इसके पता चला, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक से अधिक प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि एक साथ कई कार्यों को एग्जीक्यूट किया जाता है। एट ए टाइम, एक ही समय में कई कार्य को हम एग्जीक्यूट करते हैं। और मल्टी प्रोग्रामिंग का मेन पर्पज़, मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारा प्रोसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें। मतलब प्रोसेसर जो है वो किसी भी टाइम खाली ना रहे। जैसे एक वर्क कंप्लीट कर रहा है, एक जॉब को कंप्लीट कर रहा है, तब तक हम दूसरा टास्क उसको दे दें, तो दूसरा टास्क कंप्लीट कर रहा है फिर तीसरा दे दें। मतलब किसी भी टाइम हमारा प्रोसेसर खाली ना बैठे, हमेशा उसको कोई ना कोई टास्क देते रहें। इससे वो होता है, प्रोसेसर जब खाली नहीं बैठेगा तो हमेशा एग्जीक्यूट करता रहेगा वर्क को, और हमारा जो वर्क करने की एफिशिएंसी होगी प्रोसेसर की वो बढ़ जाती है। कम टाइम में ज़्यादा वो आउटपुट देने लगता है। इसका डेफिनेशन देख लीजिए। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जाता है। एक ही साथ कई सारे कार्यों को संपादित किया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य प्रोसेसर को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखना होता है। व्यस्त रखना ताकि प्रोसेसर अच्छा परिणाम दे, ताकि प्रोसेसर अच्छा परिणाम दे। इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि जब प्रोसेसर ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहेगा तो वो अच्छा परिणाम देगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, परिणाम दे सके और ज़्यादा काम कर सके। और यह कोशिश किया जाता है कि प्रोसेस हमारा किसी भी टाइम खाली ना बैठे। इसका एक फिगर देख लेते हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जॉब 1 है, पहला काम। जॉब 2 है, जॉब 3 है, जॉब 4 है, जॉब 5, जॉब 6। ये फिगर है मल्टी प्रोग्रामिंग का। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक साथ हम कई सारे वर्क को एग्जीक्यूट कराते हैं, जिससे कि हमारा प्रोसेसर कभी भी खाली ना बैठे और ज़्यादा से ज़्यादा वो टास्क को रन कराए और बेहतर परिणाम दे सके। ठीक, इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं।
इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इसके एडवांटेज ये होता है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है हमारा। अब जब सीपीयू का हमेशा वर्क रहेगा, सीपीयू हमेशा करेगा, तो उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा। सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ अलॉट किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, पहला एडवांटेज ये होता है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा। अब सीपीयू हमेशा वर्क करेगा तो उसका यूटिलाइजेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ अलॉट किए जाते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब कुछ इसके फ़ायदे होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। डिसएडवांटेज पहला ये होता है कि इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। सीपीयू शेड्यूलिंग मीन्स मतलब हमें अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर 6 जॉब का परफॉर्म करना है तो हमें भले दिखा देता है कि कोई भी वर्क कर रहे हैं उसको तुरंत आउटपुट दिख जा रहा है, बट प्रोसेसर को काम करने में कुछ टाइम लगता है, उसको रिजल्ट देने में कुछ टाइम लगता है, चाहे वो मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, कुछ भी टाइम लगे, बट टाइम लगता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन सब में हम पहले किसको एग्जीक्यूट कराएं, पहले किसका रिजल्ट दें। तो इसके लिए हमें सीपीयू शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। सीपीयू शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सी प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट कराएं। इसके लिए सीपीयू शेड्यूलिंग होती है और सीपीयू शेड्यूलिंग में कई सारे एल्गोरिथम होते हैं, जैसे कि एफसीएस होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो जॉब पहले आएगा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। और एक होता है एसजीएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जिस जॉब का बस्ट टाइम मतलब एग्जीक्यूट होने का और टाइम सबसे कम रहेगा उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। और एक होता है प्रियॉरिटी, कि मतलब प्रियॉरिटी जिसकी सबसे ज़्यादा रहेगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे ही कई सारे एल्गोरिथम होते हैं जिसके थ्रू हम सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं। फिर मेमोरी मैनेजमेंट भी इसमें प्रॉब्लम होती है। मेमोरी का जो मैनेजमेंट करना होता है वो भी ज़रूरी होता है। ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। अगला देखते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम। तीसरा जो है, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें जो भी टाइम होता है वर्क करने का, ये सारे के सारे प्रोसेसर को यूजर के लिए अलॉट कर दिया जाता है। प्रोसेसर जो भी रहता है, जितने यूजर रहते हैं सबको एक टाइम अलॉट कर दिया जाता है और उस टाइम को हम टाइम स्लाइस कहते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम में एक साथ कई यूजर संसाधनों का उपयोग करते हैं। जितने भी हमारे रिसोर्सेस रहते हैं उन सब का उपयोग एक ही टाइम में कई सारे यूजर द्वारा होता है और हर एक यूजर के लिए कुछ समय निर्धारित किया जाता है, जैसे 2 सेकंड, 4 सेकंड या 2 मिनट, कुछ टाइम निर्धारित किया जाता है जो हर एक यूजर के लिए बराबर रहता है और उस टाइम को हम टाइम स्लाइस कहते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम से कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इसमें हम टाइम स्लाइस दिए रहते हैं कि इतने टाइम में ही वर्क कंप्लीट करना है। और इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम में एक साथ कई सारे प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। इसमें भी ये होता है कि एक साथ हम कई सारे प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। इसे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में भी यही होता था कि एक साथ कई सारे प्रोग्राम को हम रन करा सकते थे। बट मल्टी प्रोग्रामिंग को हम टाइम शेयरिंग नहीं कह सकते क्योंकि उसमें टाइम स्लाइस नहीं होता है। जैसे एक ये प्रोसेसर है कोई, सीपीयू, फिर ये सब यूजर हैं। अब इसमें क्या करेगा प्रोसेसर, हर एक यूजर के लिए टाइम कुछ
डिफाइन कर देगा। जैसे टाइम स्लाइस इक्वल्स टू 2। अगर 2 सेकंड का टाइम दिया है तो वो 2 सेकंड के लिए सब यूज़र के लिए रहेगा, पहला यूज़र, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब अगर 2 सेकंड में पहला यूज़र अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है तो ठीक है, उसका वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं कंप्लीट कर पाता 2 सेकंड के तुरंत बाद दूसरे यूज़र के पास चला जाएगा प्रोसेसर, तो इसका वर्क कंप्लीट करेगा। अगर इसका 2 सेकंड में कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरे के पास जाएगा, फिर इसको ऐसे ही 2 सेकंड देगा, फिर चौथे के पास जाएगा। अब चौथे को 2 सेकंड जब मिल गया तो फिर ये चेक करेगा पहले का कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर पहले का नहीं कंप्लीट हुआ रहेगा तो फिर इसके पास आएगा, 2 सेकंड इसको देगा, फिर उसके बाद इसको देगा। ये टाइम स्लैश शेयरिंग में होता है कि जो भी टाइम डिवाइड कर दिया उस टाइम में वर्क करना होता है। ये राउंड रोबिन पे भी वर्क करता है। इसमें क्या होता है, टाइम शेयर जो भी रहता है, जितना टाइम हम दे दिए उतने टाइम में वर्क करना होता है। अब अगला है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो समय का बहुत पाबंद होता है। इसमें जितना भी समय हम दिए रहते हैं कि इतने समय में इसका आउटपुट आ जाना चाहिए, तो उतने समय में ही आउटपुट आता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर अनुसंधान केंद्र या फिर किसी फैक्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है, जहाँ पर मशीनें चलाई जाती हैं कि इस टाइम पे ये मशीन चालू हो जानी चाहिए, इस टाइम पे ये बंद हो जानी चाहिए, वहाँ पर इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो रियल टाइम सिस्टम जो है वो एक आधुनिक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय में परिणाम दिया जाना चाहिए। जो भी हमारा समय निर्धारित रहता है उसमें परिणाम दे दिया जाना चाहिए, और सही परिणाम को सही समय पर प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। जो सही टाइम होता है और सही परिणाम होता है उसको देने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। और रियल टाइम सिस्टम एक महत्वपूर्ण ओएस है जिसके तहत समय की पूर्ण पाबंदी होती है। इसमें क्या होता है, समय की पूर्ण पाबंदी होती है, जितना भी समय हम दिए रहेंगे उतने समय में वर्क हो जाना चाहिए। और इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम, दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को निश्चित समय पर ख़त्म करने की गारंटी देता है। कोई भी वर्क करता है, कोई इम्पोर्टेंट वर्क होता है तो उसको उस टाइम में, अगर हम 10 सेकंड दिए हैं तो 10 सेकंड के अंदर ही पूर्ण करने की गारंटी देता है। इसके सभी कार्य आवंटित समय अनुसार खत्म करने की पाबंदी प्रदान करता है। मतलब जो भी आवंटित समय रहता है, इसका जितना भी टाइम अलॉट कर दिए रहते हैं उसी टाइम के अंदर ही आउटपुट देने की गारंटी देता है। और सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है, सॉफ्ट रियल टाइम में भी यही होता है कि जो भी हम टाइम दिए हैं उसमें वर्क हो जाना चाहिए, परंतु इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत अगर समय की पाबंदी की थोड़ा छूट दी जाती है। जैसे मान लीजिए 10 सेकंड अगर दिए हैं, इसको 10 सेकंड दिए हैं तो ये 10 सेकंड के अंदर वर्क कंप्लीट होना ही चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी छूट दी जाती है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, क्रिटिकल वर्क है, तो उसमें थोड़ी समय की प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे 10 सेकंड अगर 11 सेकंड लग रहा है तो थोड़ी समय की छूट दी जा सकती है, 10 से 11 सेकंड उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं। ये होता है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। ठीक, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर को आपस में जोड़कर एक साथ उपयोग किया जाए। मल्टी प्रोसेसर
सिस्टम का मतलब है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर को आपस में जोड़कर एक साथ काम किया जाए। इसमें यही होता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर हम काम करते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो भी हमारा वर्क रहता है वो कम समय में पूरा हो जाएगा, मतलब काम करने की जो क्षमता होती है उसमें, काम करने की गति होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे कि अगर कोई काम करना है, अगर ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, कोई एक काम है करना है, अगर इसे 2 आदमी कर रहे हैं, एक आदमी कर रहा है तो वो 1 घंटा ले रहा है। लेकिन अगर इसी काम को 10 लोग कर रहे हैं तो वो 1 घंटे नहीं लेंगे, वो जो समय रहेगा वो 10 लोगों में बट जाएगा, तो वो 5 मिनट या 10 मिनट में भी हो सकता है, टाइम कम हो जाएगा। तो मल्टी प्रोसेसर में भी यही होता है कि अगर एक साथ हम कई सारे प्रोसेसर को जोड़ देते हैं तो जो हमारा काम करने की गति होती है वो बढ़ जाता है। जहाँ एक आदमी काम कर रहा है 1 घंटे ले रहा है, वहीं 10 लोग करेंगे तो 5 मिनट में वो वर्क कंप्लीट कर देंगे। तो सेम ऐसे कंप्यूटर के टर्म में भी होता है कि एक प्रोसेसर जब वर्क करता है तो ज़्यादा टाइम लेता है, अगर वही काम ज़्यादा, एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं वो करेंगे तो कम टाइम लगेगा। और इसके क्या क्या उपयोग होते हैं और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एक देख लेते हैं हम मल्टी प्रोसेसर के फ़ायदे। मल्टी प्रोसेसर के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। पहला होता है इंक्रीज थ्रूपुट। इंक्रीज थ्रूपुट, इसमें क्या होता है, प्रोसेसर की जब हम संख्या ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कम से कम टाइम में ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम को कम से कम समय में पूर्ण कर देगा। इसके क्या होगी, थ्रूपुट बढ़ जाएगी, मतलब कम समय में ज़्यादा काम, कम समय में ज़्यादा काम, कम समय में ज़्यादा काम करेगा, उससे उसकी थ्रूपुट बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या हो सकता है, इससे आर्थिक लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है। जैसे अगर सिंगल प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं तो उस प्रोसेसर के लिए, हर एक प्रोसेसर के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी और अलग जितने भी डिवाइसेस हैं सबकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारे प्रोसेसर एक साथ शेयर कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर एक ही रिसोर्स को शेयर कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारी मेमोरी जो है बच जाती है और उसका कास्ट भी बच जाता है। और तीसरा हो सकता है इसका विश्वसनीयता में वृद्धि। विश्वसनीयता में वृद्धि का मतलब, अगर कोई प्रोसेसर किसी एक काम को कर रहा है तो मे भी हो सकता है वो प्रोसेसर फेल हो जाए या फिर करप्ट हो जाए, तो वो हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा कभी। लेकिन अगर इसी प्रोसेसर को, इसी काम को 10 प्रोसेसर मिलकर कर रहे हैं, अगर इसमें से कोई एक प्रोसेसर फेल्ड भी हो गया, करप्ट भी हो गया, बाकी 9 प्रोसेसर जो रहेंगे वो वर्क कंप्लीट कर देंगे, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके काम करने की क्षमता में या काम करने की स्पीड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर एक प्रोसेसर नहीं भी करता है। तो इंक्रीज रिलायबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता ये बढ़ा देता है। अब इसमें इसके 2 टाइप्स होते हैं, वो देख लेते हैं। एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है असिमेट्रिक। पहला जो होता है, मल्टी प्रोसेसर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि जितने भी प्रोसेसर रहते हैं सारे एक जैसे रहते हैं, एक ही तरह से वर्क करते हैं। इसमें कोई प्रोसेसर किसी के अधीन वर्क नहीं करता है। जैसे ये प्रोसेसर फर्स्ट हो गया, ये हो गया प्रोसेसर सेकंड, प्रोसेसर थर्ड,
प्रोसेसर फोर्थ। इसमें क्या होता है कि जितने प्रोसेसर रहते हैं सब सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं रहता है, सब एक तरीके से वर्क करते हैं, अपना अपना वर्क करते हैं और सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। दूसरा होता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि सारे प्रोसेसर एक जैसे वर्क नहीं करते। इसमें कोई एक ऐसा प्रोसेसर होता है जो सारे प्रोसेसर से भिन्न होता है और वो उसको हम मास्टर प्रोसेसर कहते हैं। एक तरीके से वो सारे प्रोसेसर का प्रधान होता है, जो भी वो कहेगा, जैसा भी कहेगा, सारे प्रोसेसर उसी के जैसे वर्क करते हैं। जैसे कोई प्रोसेसर है 1 और बाकी हैं प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3, प्रोसेसर 4, तो ये लोग इसके अंतर्गत काम करते हैं, इसके आर्डर पर काम करते हैं, जैसे ये कहेगा वैसा काम करेंगे। ये एक तरीके से प्रोसेसर प्रधान होता है, बाकी ये सब ये स्लेव होते हैं। एक मास्टर स्लेव होता है, मास्टर स्लेव, तो ये सब इसके एक तरीके से गुलाम होते हैं। जैसे ये प्रोसेसर कहेगा वैसे बाकी प्रोसेसर वर्क करेंगे। ये होता है एसिमेट्रिक प्रोसेसर। ठीक, अब ये सब इसके टाइप्स हो गए हैं। अब इसके बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, जो डाउट रहेगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा और बाकी जो है अब अगले क्लास में बताया जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, और बाकी जो भी प्रॉब्लम रहेगा, डाउट रहेगा, उसको बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और बाकी नोट्स तो आपको मिलते रहेंगे सारे। थैंक यू।